चलिए आज कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। हर समय नई नई लेके आते हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं, कोई सुनता ही नहीं। लग रहा है मेरी प्रोफाइल में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन साइंसें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तीन साइंस हम लोग पढ़ते हैं। इन साइंसों से मिलके आगे चल के बहुत सारी साइंसेज हैं, ठीक है ना। अलग अलग इसके जो है रूट जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, ये बेसिकली क्या है, हमारी साइंस का बेस है। और ये तीनों साइंस का जो बेस बना है बाबू, वो किससे बना है? मैटर से। किससे बना है? मैटर से। अब ये मैटर क्या बला है? देखिए, मैटर कोई बला नहीं है। मैटर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके पास अपना क्या हो, मास हो, और अपना क्या हो, वॉल्यूम हो। मास का मतलब जिसके पास अपना कोई वज़न हो, और जिसके पास अपना कोई ऐसी चीज़ हो जो जगह घेरे है, जगह घेरे, ठीक। यानी कि इस दुनिया की हर वो चीज़ जिसके पास अपना मास हो और अपना वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाती है? मैटर। अब मैटर है क्या? जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी क्या है, स्टार हैं, ठीक। जितने भी क्या हैं, स्टार हैं, जितनी भी हमारी गैलेक्सीज़ हैं, जितने भी हमारे ट्री हैं, रिवर है, माउंटेन है, इन दैट हम ही क्यों ना हो, ह्यूमन, काऊ, डॉग, लॉयन, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमको आँख से दिखाई देती हैं, जो जो क्या रखती हों, मास रखती हों, वॉल्यूम रखती हों, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर क्या नहीं है? मैटर दो चीज़ें नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं, जैसे साउंड और लाइट। इसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, बट क्या है ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में मैटर नहीं है। ये है क्या? ये है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर में ये मैटर बना कैसे? आखिर में ये मैटर बना कैसे? यानी कि ये स्टार, गैलेक्सीज, जितनी भी चीज़ें हैं, ये आखिर में बनी कैसे? फिर से हम बोलते हैं मैटर। ये मैटर बना किससे? ये मैटर बना भैया सब्सटेंस से। किससे बना? सब्सटेंस से। सब्सटेंस का मतलब कुछ भी, किसी चीज़ से बना। चीज़ जिसको कहते हैं वो है सब्सटेंस। और सब्सटेंस किससे बना? कंपाउंड से। और कंपाउंड किससे बना? कंपाउंड बना हमारा मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल हमारा किससे बना? एटम से। और एटम क्या है? एटम जो है, एटम को ही हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट पृथ्वी पे, यानी कि हमारी अर्थ पे अभी 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो लमसम किससे बनी है? 118 टाइप्स के एटम से। चाहे वो पानी हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो इन दैट कुछ भी हो, चाहे पत्थर हो, प्लास्टिक हो, रिवर हो, ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? एटम से। और वो कौन से एटम है? 118 टाइप्स के एटम। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एटम किससे मिलके बना हुआ है, तो आपको इतना पता है कि एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, और एक का नाम है न्यूट्रॉन। अब आपसे कोई पूछे कि आखिर में प्रोटॉन भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा, इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से मिलके बना होगा, तो प्रोटॉन किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटॉन मिलके बना हुआ है क्वार्क से। किससे मिलके बना हुआ है? क्वार्क से। इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बना हुआ है? ये मिलके बना हुआ है लेप्टॉन फैमिली से। और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना है? ये भी मिलके बना है क्वार्क से, ठीक है। अब और आगे आते हैं, यानी कि हमने देखा कि क्वार्क और लेप्टॉन, ये दो चीज़ें। क्वार्क किसको मिलके बनाता है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। और लेप्टॉन किसको बनाता है? इलेक्ट्रॉन को। तो ये चीज़ें क्या हो गई? पार्टिकल। ये चीज़ें क्या हो गए? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब एटम। और एटम से ही मिलके क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और कंपाउंड से क्या बनेगा? सब्सटेंस। और सब्सटेंस से आपका बन जाएगा मैटर। ओके।
अब मैटर क्या नहीं है, एक आपका साउंड है और एक आपका क्या है, लाइट। तो साउंड और लाइट में डिफरेंस क्या है, लाइट में क्या होता है, पार्टिकल, और साउंड में बस खाली क्या होता है, वेव। सॉरी, लाइट में पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, और साउंड में केवल और केवल क्या होती है, वेव। थोड़ी देर के लिए साउंड को भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये दोनों फॉर्म किसके हैं, एनर्जी के। किसके फॉर्म है, एनर्जी के। और एनर्जी में इसमें क्या है, पार्टिकल, ठीक, और इसमें क्या है, वेव। तो वेव को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वेव किसी भी चीज़ से बन सकती है, हवा से बन सकती है, पानी से बन सकती है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लाइट में क्या है, पार्टिकल है, ठीक, और साथ ही साथ कैसा बिहेव करती है, वेव वाला। ये भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। अगर पार्टिकल है तो ये भी किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा। ये किस चीज़ से मिलके बना है, इसको हम बोलते हैं फोटोन। यानी कि हमने 3 चीज़ नहीं सीखी। पहली चीज़ें हमने क्या सीखी, पहली चीज़ हमने सीखी क्वार्क। सेकंड चीज़ हमने सीखी लेप्टॉन, और थर्ड चीज़ हमने जानी फोटोन। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्क से मिलके बना हुआ है क्या चीज़, बताइए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेप्टॉन से मिलके बना हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन, और फोटोन से मिलके बना हुआ है आपकी लाइट। अब लाइट भी कई टाइप की होती है, ये डिपेंड करती है वेव लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ पे। जिसकी जितनी कम वेव लेंथ होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे गामा रेस, ठीक, एक्स रेस, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद आपका विजिबल स्पेक्ट्रम आता है जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, ठीक है ना, जो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक आता है, और इसी को पार भी बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी इसी रेंज में होता है, और जो हमारी आँखें हैं ये भी इसी को देख पाती हैं। इसका मतलब ये प्रूफ है कि हम लोग, चाहे प्लांट हो और चाहे क्या हो, एनिमल, ठीक, हम लोग लमसम जो है वो एक ही चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। दूसरी चीज़, चलिए इसको जान लीजिए, ये थोड़ा सा बहुत डीप जाएंगे तो जाएगा। तो उसके नीचे क्या आएगा आपका, उसके नीचे आपकी आएगी माइक्रोवेव, और उसके नीचे आपका आएगा रेडियो वेव। और रेडियो वेव की वेव लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, ठीक। चलिए, अब आपने सीख लिया क्वार्क को। देखिए, क्वार्क ना बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। अब इस 6 टाइप्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 टाइप्स को ध्यान में रखिए। एक होता है अप और एक होता है डाउन। अगर हम 2 अप यानी कि एक क्वार्क लें, दूसरा क्वार्क और ले लें, और एक डाउन ले लें, यानी कि हमने 3 क्वार्क ले लिए, और 3 क्वार्क को अगर हम किसी एनर्जी से जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा प्रोटॉन, ठीक। अगर हम एक अप ले लें और 2 डाउन ले लें क्वार्क में, और इसको हम किसी एनर्जी से जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक। और ये आपकी जो एनर्जी है, ये आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। और इस एनर्जी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा छींक आ रही मेरे, ठीक। और उसके बाद जैसे एक और एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, मतलब ये वीक एनर्जी है, बट इसकी लेंथ क्या है ना, बहुत लंबी है। इसकी लेंथ क्या है, बहुत लंबी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटम के बीच यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के बीच में काम करता है। और ग्रेविटेशनल एनर्जी, अब सोचिए, गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में हो सकता है कि मतलब 100 लाइट ईयर का भी डिफरेंस हो, या हो सकता है 200 लाइट
ईयर का डिफरेंस हो, लेकिन ये गैलेक्सी क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक, चलिए अब ये सारी की सारी चीज़ें आप जान तो रहे हैं, लेकिन निकली कहाँ से, पता है कहाँ से निकली? ये सारी की सारी चीज़ें निकली बिग बैंग से। कहाँ से निकली? बिग बैंग से। अब आप बोलेंगे कि आखिर में ये बिग बैंग कौन सी बला है, ये बिग बैंग कौन सी बला है? तो ये बिग बैंग कोई बला नहीं है। ऐसा मानना है कि आज से अरबों साल पहले, अरबों साल पहले जो ये यूनिवर्स हमको दिखता है, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हैं, बिलियंस स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, सन है यानी कि सोलर सिस्टम है, ये सारा का सारा क्या है, यूनिवर्स है। ये सारा का सारा यूनिवर्स जो है ना, ये एक पॉइंट से पैदा हुआ है। किससे हुआ है? एक पॉइंट से, एक पॉइंट से। यानी कि बताते हैं कि आज से अरबों साल पहले इस दुनिया की जितनी भी एनर्जी थी वो क्या थी, कंडेंस्ड फॉर्म में थी। और जब कंडेंस्ड फॉर्म में थी तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें नहीं थी, ना तो उस टाइम पे टाइम था, ना तो उस टाइम पे कोई भी एनर्जी थी, मतलब एनर्जी कंडेंस्ड फॉर्म में थी, ना ही कोई क्या थी, फोर्स थी, ना ही क्या था, ना ही कोई लाइट थी, और ना ही कोई मैटर था। मैटर को जान लीजिए पार्टिकल। अचानक क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। और बिग बैंग होने के बाद ये पॉइंट की जो एनर्जी जो कंडेंस्ड फॉर्म में थी, इतनी ज़्यादा ये कंडेंस थी, इतनी ज़्यादा ये कंडेंस्ड थी कि उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। और जैसे ही क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, तो क्या हुआ, एनर्जी जो है बढ़ी। जैसे ही बिग बैंग हुआ तो क्या पैदा हुए, क्वार्क। क्वार्क के बाद क्या पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही क्वार्क पैदा हुए तो सबसे पहला क्या बना, न्यूक्लियस। क्या बना, न्यूक्लियस। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि सबसे पहले क्या बना, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बना, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही पहले क्या बना, न्यूक्लियस बना, यानी कि पहला न्यूक्लियाई बना। इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, घूमना चालू किए, और क्या बन गया, एटम। क्या बन गया, एटम। और सबसे पहला एटम कौन बना, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से बहुत सारी जो है क्या निकली, मतलब इस बिग बैंग से क्या चीज़ें निकली, एनर्जी निकली। क्या निकली, एनर्जी। और एनर्जी भी ना कई सारी फॉर्म में जो है क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस यूनिवर्स में। तीसरी चीज़ आपकी क्या निकली, फोर्स। क्या निकली, फोर्स। और बताते हैं कि बिग बैंग के बाद ही 4 फंडामेंटल फोर्स निकली। और ये 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन सी थी? पहली फोर्स थी जिसको आप लोग पढ़ते हैं और न्यूटन दादा भी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ने बनाई नहीं, कहाँ से निकली, बिग बैंग से। दूसरी कौन सी फोर्स निकली, वीक। तीसरी कौन सी निकली, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग को ही बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, 10⁻⁻15 मीटर के ड्यूरेशन में, यानी कि एटम के कहाँ लगती है, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने होते हैं, यानी कि क्वार्क के बीच में। ठीक। और चौथी एनर्जी निकली जिसको हम बोलते हैं, चौथी फोर्स निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आपकी पृथ्वी देखिए, जो भी उल्का पिंड आते हैं, जो भी मतलब एस्ट्रॉइड आते हैं, तो उनको अगर कोई सेव करता है तो क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। और इसी से हमारी क्या निकली, करंट निकली। इसी से हमारी क्या निकली, इलेक्ट्रिसिटी निकली। और ये बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। बोलते हैं कि 10⁻30 गुना स्ट्रॉन्ग होती है वीक फोर्स से। ठीक है, मतलब सबसे मेन फोर्स होती है आपकी कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स के बाद कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उससे कम जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लास्ट में ग्रेविटेशनल, और उसके बाद होती है आपकी वीक फोर्स। ठीक, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, ये सब फंडामेंटल्स हैं जानने के लिए। दूसरी चीज़, अब आपने जान लिया कि क्या क्या निकला आपका, टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, और तीसरी चीज़ निकली लाइट। क्या निकली, लाइट। तो लाइट किससे निकली, फोटोन की फॉर्म में निकली। और फोटोन में हमने आपको बता ही दिया, फोटोन किस पे डिपेंड करता है,
वेव लेंथ पे, और वेव लेंथ जो होती है आपकी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा वेव लेंथ यानी सबसे कम वेव लेंथ किसकी होती है, गामा की, एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सी आएगी, एक्स, फिर यूवी, फिर नीचे आते आते रेडियो वेव तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो आपने क्या क्या चीज़ें जान ली, यानी कि टाइम जान लिया जिसको फिजिक्स में जानना ज़रूरी है, एनर्जी, फोर्स, लाइट और मैटर आपने जान लिया कि आखिर मैटर कैसे बना, क्वार्क और लेप्टॉन ये आपस में मिलकर क्या बनाए, न्यूक्लियस बनाए, और सबसे पहला एटम कौन सा बना, हाइड्रोजन बना। अब आप बोलोगे कि टाइम कैसे बना, टाइम को कैसे आप डिसाइड करोगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम को भी आइंस्टीन ने वन डायमेंशन माना। कैसे माना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप जान जाओगे कि टाइम भी क्या है, एक डायमेंशन है। आइंस्टीन ने बोला कि जो टाइम है ना, टाइम जो है एक डायमेंशन है। टाइम क्या है, एक डायमेंशन है, और इस डायमेंशन को जो ग्रेविटी है ना वो इफ़ेक्ट करती है। यानी कि जहाँ पर भी ग्रेविटी क्या होगी ज़्यादा, वहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, स्लो। क्या हो जाएगा, स्लो। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ सारी की सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, ये क्या है, एक अर्थ है, इसको हम बोल देते हैं अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे पास एक वॉच है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वॉच है। ये क्या है, वॉच, एक नॉर्मल वॉच है जो आप लोग अपने हाथों में पहनते हैं, अपनी दीवार की घड़ियों पे देखते हैं, तो एक नॉर्मल वॉच है। इसमें टाइम की ना एक स्पीड है, यानी कि 1 सेकंड जो हो रहा है वो नॉर्मल है। ठीक, 1 सेकंड हुआ, 60 सेकंड हुए तो फिर 1 मिनट हो गया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से कितने किलोमीटर दूर आप ऊपर की तरफ जाइए, और कितने ऊपर जाइए, 20,000 किलोमीटर ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन है। क्या है यहाँ पर, स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन कितनी दूर है, 20,000 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी आप हैं, किसी तरह से आप चले गए ऊपर, आपने भी यहाँ पे क्या ले रखी है, वॉच। क्या लिख रखी है, वॉच। तो क्या पृथ्वी पे खड़े हुए इंसान की वॉच और 20,000 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में खड़े हुए आदमी की वॉच क्या सेम रहेगी, नहीं। यही सबसे मेन चीज़ था, यानी कि जितनी भी रॉकेट साइंस आप पढ़ोगे इसमें ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, डायमेंशन पढ़ने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको फिजिक्स में सिखाई भी जाएंगी। तो जब दोनों की वॉच को डिफरेंस किया गया, दोनों की वॉच को अगर देखा गया, तो दोनों की वॉच में एक बहुत कॉमन चीज़ निकल के आई कि इन दोनों घड़ियों में 38 मिली सेकेंड पर डे का डिफरेंस था। क्या था, 38 मिली सेकेंड पर डे, यानी कि दोनों घड़ी अगर सामने रखी जाए तो एक दिन के बाद 38 मिली सेकेंड का डिफरेंस आता था। अब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, अभी आप 38 मिली सेकेंड को ध्यान में रखिए। अब ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल वॉच है। क्या है, नॉर्मल वॉच। अब अर्थ पे जो ग्रेविटी होगी, अर्थ पे जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, कम। ठीक, और यहाँ पर क्या होगी, ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पे जो टाइम की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो यानी कि इन दोनों की घड़ियों में देखा गया एक दिन के बाद कि यहाँ की जो घड़ी थी 38 मिली सेकेंड पर डे क्या थी, फास्ट। तो देखने में तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ पर जाना हो, और ये एक पॉइंट हो कि इस जगह पे आपको जाना है, अगर आप स्पीड से जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे 38 मिली सेकेंड का डिले हो जाएगा इन दोनों की घड़ियों में। ये समझने के लिए तो बहुत माइन्यूट है, लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर में जोड़ोगे तो आप 10 किलोमीटर पर डे, यानी कि अगर आप एक दिन में यहाँ पहुँचोगे, तो मान लीजिए स्पेस स्टेशन यहाँ है, जब आप यहाँ से जाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको घड़ी के अनुसार आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, और इसके बीच की दूरी क्या होगी, 10 किलोमीटर, यानी कि आप 10 किलोमीटर का क्या कर लोगे, डिफरेंस। और यही डिफरेंस हमको दिखाता है कि बिग बैंग के बाद किसकी शुरुआत हुई, टाइम की। ठीक है, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग बहुत अरबों साल हुआ। अरबों साल पहले जब बिग बैंग हुआ तो हुआ क्या,
अरब, इंग्लिश में अरब मत समझ लीजिएगा, मतलब अरबों का मतलब होता है बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर पीछे। तो जब यहाँ पे हुआ तो सबसे पहली चीज़ बनी क्वार्क। क्या बना? क्वार्क। और क्वार्क के बाद क्या बने आपके? लेप्टॉन। फिर धीरे धीरे टाइम जब बीतने लगा और एनर्जी क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर था वो क्या होने लगा? कम। और जब कम टेम्परेचर हुआ तो सबसे पहली बार क्या बना? एटम। क्या बना? एटम। और जब एटम बना तो उस एटम का नाम था हाइड्रोजन। क्या नाम था? हाइड्रोजन। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ठीक, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में आज भी 75% जो हिस्सा है वो किसका है? हाइड्रोजन का। और 25% जो हिस्सा है वो किसका है? हीलियम का। ठीक, ये चीज़ें प्रूफ करती हैं कि हमारी जो शुरुआत हुई वो बिग बैंग से हुई। पहली चीज़ तो आपने टाइम को आपने देख लिया कि टाइम भी एक डायमेंशन है। ठीक, दूसरी चीज़ आपने देखी कि इस यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कैसे इसको हम मान लें, तो जो आपका स्टार है, आपका स्टार कौन है? आपका स्टार है सन। और इस सन में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब इस सन में हो क्या रहा है? इस सन में जो सन की एनर्जी है जो हमको सनलाइट के रूप में मिलती है, वहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है? फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, यानी कि फ्यूज़ हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहा है? फ्यूज़ हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में क्या हो रहे हैं? फ्यूज़ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्यूज़ हो रहे हैं। और फ्यूज़ होने के बाद ये बनाते क्या हैं? हीलियम। क्या बनाते हैं? हीलियम। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये हमारे स्टार के लिए नहीं है, ये सारे के सारे स्टार के लिए है। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है? हीलियम। और धीरे धीरे इस स्टार यानी कि हमारे सन का जो हाइड्रोजन है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि आज से 5 अरब साल के बाद हमारा जो सन है इसका हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। जब इसका हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो इस पे बचेगा क्या? हीलियम। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है कि हीलियम भी क्या होगा? फ्यूज़ होगा और बना देगा कार्बन। कार्बन क्या करेगा? फिर कार्बन और कार्बन फ्यूज़ होंगे आपस में, कार्बन और हीलियम फिर आपस में फ्यूज़ होंगे तो बन जाएगा ऑक्सीजन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हीलियम फिर फ्यूज़ होंगे तो बन जाएगा सिलिकॉन। फिर सिलिकॉन में फिर हीलियम फ्यूज़ होगा तो बन जाएगा आयरन, यानी कि Fe। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? यानी कि जितने भी स्टार हैं ये सारे के सारे सबसे पहली बात किससे मिलके बने? हाइड्रोजन से। ठीक, थोड़ा सा और एक बार फिर से हल्का सा ब्रीफ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए बिग बैंग हुआ। ठीक, क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। तो बिग बैंग के बाद क्या हुआ कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना? हाइड्रोजन। किससे बना? क्वार्क और लेप्टॉन से। तो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन था। और जब यहाँ से एनर्जी निकली, क्या निकली? एनर्जी। तो यहाँ पर हीट भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि टेम्परेचर क्या था? बहुत ज़्यादा। तो इसको हम बोलते हैं डस्ट। क्या बोलते हैं? डस्ट। और साथ ही में निकले यहाँ पे फोटोन। क्या निकले? फोटोन। ये फोटोन इतने कंडेंस थे, मतलब ये फोटोन जो थे, ये फोटोन जब यहाँ से निकल रहे थे, जब पहली बार यहाँ से यूनिवर्स बना, अपने आप को इमेजिन करिए, जब पहली बार यूनिवर्स बना, क्वार्क बने, क्वार्क के बाद हाइड्रोजन बना, और यहाँ पे हीट और टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो यहाँ से फोटोन बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, यानी कि लाइट निकल ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे जब यूनिवर्स आपका एक्सपैंड होने लगा, जैसे ही एक्सपैंड होने लगा तो टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन। टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन। और टेम्परेचर डाउन हुआ तो हाइड्रोजन के एटम बनने लगे। अब हाइड्रोजन के एटम बनने के बाद इसमें कौन सी फोर्स, एक हमने बताया था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स आई। क्या आई? ग्रेविटेशनल फोर्स आई। और ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स आई तो इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम को क्या किया? एक जगह बनाया। और इससे हमारे क्या बन गए? स्टार। क्या बन गए? स्टार। और भी जो हमारी डस्ट थी उससे क्या बनने लगे? स्टार। धीरे धीरे जब स्टार बनने लगे तो हमारी क्या बन गई? गैलेक्सीज़। क्या बन गई? गैलेक्सीज़ अभी बन रही है। अब गैलेक्सीज़ बनने के बाद क्या हुआ कि स्टार पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? फ्यूज़न। क्या हो रहा था? फ्यूज़न, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था। और टेम्परेचर हाई होने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना लिया? हीलियम। हीलियम और हीलियम जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? कार्बन।
फिर कार्बन और जब हीलियम आपस में मिले तो क्या बन गया इससे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीलियम मिले तो क्या बन गया, सिलिकॉन। और सिलिकॉन और हीलियम मिले तो क्या बन गया, Fe। यानी कि हाइड्रोजन से लेके Fe तक जितने भी एटम हैं वो कौन बना के देता है हमको, स्टार। कौन बना के देता है, स्टार। अब सबसे ख़ास बात आगे, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़ास बात देखिए, स्टार की एक लाइफ है, स्टार की एक लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, फ्यूज़न। क्या हो रहा है, फ्यूज़न। और हाइड्रोजन की फ्यूज़न के बाद हमको क्या मिल रहा है, हीलियम। हीलियम से बना कार्बन, कार्बन से बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बना सिलिकॉन, सिलिकॉन से बना आपका Fe। लेकिन Fe पे आने के बाद ही यहाँ का सारा प्रोसेस क्या हो जा रहा है, ब्लॉक। क्या हो जा रहा है, ब्लॉक। क्यों ब्लॉक हो जा रहा है, क्योंकि Fe के ऊपर का एलिमेंट बन ही नहीं सकता। क्या नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि Fe जो है ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। और Fe का फ्यूज़न कराने के लिए, Fe का फ्यूज़न कराने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा किसकी आवश्यकता होगी, टेम्परेचर की। क्या होगी, टेम्परेचर की। फिर आप जानोगे कि एक होता है स्टार और एक होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा भी क्या होता है, स्टार। यानी स्टार के भी बहुत सारे टाइप हैं। एक होता है वाइट स्टार, एक होता है रेड स्टार, एक होता है डार्क स्टार, एक होता है सुपरनोवा। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जो सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा के पास ही इतनी ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, और इतनी ज़्यादा क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिससे क्या कर सके, हीट से फ्यूज़न कर सके और ग्रेविटी से इसको क्या कर सके, जोड़ सके। तो इसके बाद यानी कि Fe के ऊपर जितने भी आपके एलिमेंट, आपको गोल्ड मिलेगा, आपको यूरेनियम मिलेगा, या जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, सुपरनोवा के एक्सप्लोज़न से। क्या मिलेंगी, एक्सप्लोज़न से। ठीक। अब स्टार तो हमारा ये है ही है, तो हमारा प्लैनेट कैसे बना, यानी कि जब सुपरनोवा का क्या हुआ, एक्सप्लोजन, यानी कि ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट होने के बाद जो इसकी सारी की सारी क्या थी, डस्ट थी। ये सारी की सारी डस्ट क्या थी, ये सारी की सारी डस्ट चिपक के क्या बन गई, प्लैनेट। क्या बन गई, प्लैनेट। तो प्लैनेट के अंदर यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जो कोर होगी, इसकी कोर में अगर कुछ भी बन रहा होगा तो Fe से ऊपर बन ही नहीं सकता। और इस हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी आपको गोल्ड मिलता है, यूरेनियम मिलता है, यानी कि Fe से ऊपर जो भी एलिमेंट मिलते हैं, यूँ हमारे ग्रह के है ही नहीं, हमारे प्लैनेट के, हमारे स्टार के है ही नहीं है। यानी वो हमें किसी दूसरे स्टार से आके मिले हैं। देखिए बहुत बेसिक्स है ये। यानी कि जितनी भी हम गोल्ड हम पहनते हैं, जितना भी यूरेनियम, यानी कि जितनी भी चीज़ें Fe के ऊपर एलिमेंटल आते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी हमको चीज़ें कहाँ से मिली, सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से। यानी कि गोल्ड हमारी दुनिया का है ही नहीं है, हमें किसी और दुनिया से मिलके बना है। तो धीरे धीरे आपने समझा कि आखिर में सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जितनी भी एनर्जी है, जितना भी टाइम है, जितना भी स्पेस है, और जितने भी पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे कहाँ से मिलके बने हुए हैं, बिग बैंग से। और बिग बैंग में हुआ क्या था, एक छोटा सा क्या था, एक छोटा सा कंडेंस्ड फॉर्म का क्या था, आपका एनर्जी, यानी कि एनर्जी कंडेंस्ड हो गई थी। तो यानी कि एक छोटे से पार्टिकल से हमारा क्या बना हुआ है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा, और एक्सपैंड होते होते जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर से क्या जाएगा, रिवर्स। और फिर से रिवर्स होने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, ये पार्टिकल पे। यानी कि ये प्रोसेस लगातार चलता आ रहा है, ऐसा हमारे साइंस कहती है। तो इसके 3 प्रूफ थे। बिग बैंग को प्रूव करने के लिए 3 प्रूफ थे। कौन कौन से प्रूफ थे? सबसे पहला प्रूफ तो ये था कि इस दुनिया में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो भी स्टार्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो किससे मिलके बनी हुई हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से। ये एकदम सेम है, यानी कि जितने भी स्टार हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था उनका? एडविन हबल, जिसको हबल टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो हबल ने एक टेलीस्कोप बनाया। हबल ने क्या बनाया? एक टेलीस्कोप बनाया। और टेलीस्कोप बनाने के बाद उन्होंने देखा कि हमारी जो गैलेक्सीज़ हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। क्या जा रही हैं? हमसे दूर जा रही हैं।
अगर हमारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो यानी कि एक पहली थ्योरी तो आपकी ये मिल गई, दूसरी थ्योरी आपकी ये मिल गई, और तीसरी थ्योरी है आपकी CMBR। अब CMBR क्या होता है? C मतलब होता है कॉस्मिक, M मतलब होता है माइक्रोवेव, और B मतलब होता है बैक लाइट, और R का मतलब होता है रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन, यानी कॉस्मिक, माइक्रोवेव, बैकलाइट, रेडिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, अब मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने एक बड़ा सा क्या लगाया, टेलीस्कोप लगाया है। बड़ा सा क्या लगाया? टेलीस्कोप लगाया। और ये टेलीस्कोप बेसिकली यूनिवर्स से आने वाली माइक्रोवेव को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोवेव को डिटेक्ट करते हैं। तब इन्होंने जब इसको डिटेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि हम टेलीस्कोप को किधर भी घुमा लें, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लें, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो उनको ना सेम CMBR मिला। क्या मिला? सेम CMBR मिला। और इसका जो टेम्परेचर मिला वो क्या मिला? 1.9 केल्विन। क्या मिला? 1.9 केल्विन। तो इससे ये पता लगा, बस इतना ही समझ लीजिए कि CMBR एक तरह की ऐसी माइक्रोवेव रेडिएशन है जो हमें कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स के सारे जो है तरफ से मिलती, ठीक है। और जो माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव की लेंथ कितनी होती है? मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी कि सोचिए कि जब हमारा बिग बैंग हुआ होगा, उस बिग बैंग से लेके जो पहली बार रेडिएशन निकली, यानी कि रेडिएशन, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे कमरा हो और इस कमरे में हमने आग जला दी हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो सब जगह आपको हीट क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। वैसा ही है कि नहीं, एक जगह से अगर हमारा कोई एक्सपेंशन हुआ, तो उसके बाद जो भी हमारी एनर्जी है वो हमको हर जगह, यानी कहीं पर जाइए, मंगल ग्रह जाइए, आप किसी गैलेक्सी जाएंगे तो आपको CMBR क्या होगा? वो सेम मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, इसकी जो रेडिएशन है, जैसे अभी हमको माइक्रोवेव मिल रही है, तो हो सकता है कि आज से लाखों साल बाद हमको ये रेडियो वेव में मिलना चालू करेगी, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ये क्या होगा? पहले हमको ये गामा रे में मिलती होगी, फिर एक्स-रे में मिलती होगी, फिर हमको UV मिलती होगी, फिर विजिबल मिलती होगी, और अब जाके किस मिलेगी? माइक्रोवेव में। आने वाले समय में किस मिलेगी हमको? रेडियो में मिलेगी, ठीक है। यानी कि जितने भी हमको एलिमेंट मिले, क्या मिले? एलिमेंट मिले, यानी कि पार्टिकल, टाइम, फोर्स, एनर्जी और स्पेस, ये सारी की सारी चीज़ें हमको कहाँ मिली? बिग बैंग से, ठीक। और जैसे ही हमारे एलिमेंट मिले, तो एलिमेंट से हमको C, H, O और N मिल गया, तो उससे हमारा क्या मिल गया? RNA बन गया। क्या बन गया? RNA रेप्लिकेट हुआ तो हमारा क्या बन गया? DNA बन गया। DNA से हमको क्या मिल गया? प्रोकैरियोट। क्या मिल गए? प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट फिर दो भागों में बढ़ गए, यूकैरियोट में और यूकैरियोट में। एक यूकैरियोट किस में चले गए? प्लांट में। और एक चलेगा किस में? एनिमल में। और उसी एनिमल में एक हम क्या है? ह्यूमन। और यहाँ पे आग गड़ाए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें बेसिक्स हैं। अगर आपको पता हो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बनी, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से अब करंट कैसे बनी, लाइट कैसे बनी, इलेक्ट्रॉन क्या थे, प्रोटॉन क्या थे, आखिर में हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है, ठीक है। हम देखिए कितना अच्छा सिस्टम है एलिमेंट बनने का, कि अगर मान लीजिए एलिमेंट बने कितने? 118, जो हमारे प्लेनेट पे आए थे, हो सकता है बहुत जगह और सारे एलिमेंट हों। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से क्या बना? हीलियम बना, ठीक। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिले होंगे तो इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, यानी कि हीलियम में कितने प्रोटॉन आए? 2 प्रोटॉन आए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे? 2। फिर मान लीजिए यहाँ पे हीलियम प्लस एक हीलियम और मिल गया होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, एक हीलियम और मिल गया, तो यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन, तो क्या बन गया? कार्बन बन गया, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह अब मान लीजिए यहाँ पे अगर एक हीलियम और मिल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो इसी तरह कहानी बनती रही और एलिमेंट बनते गए। अब एलिमेंट में सबसे खास बात क्या थी? यानी कि जो पहला बना होगा एटम, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा बना होगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बना होगा तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा बना होगा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह बनते बनते फिर हमने देखा कि इनकी वैलेंसी देखी। क्या देखी? इनकी वैलेंसी देखी।
और वैलेंसी के हिसाब से हमने इन 118 एलिमेंट को हमने 18 ग्रुप में बांट दिया। अब ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे ग्रुप आपके पहला वाला तुम्हारा ग्रुप जो है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। दूसरा ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल। तीसरा ग्रुप है आपका, उसको बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के बाद क्या आएंगे आपके? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद आपके हैलोजन आएंगे। क्या आएंगे? हैलोजन आएंगे। उसके बाद आपकी क्या आएंगी? नोबल गैसेस आएंगी। ठीक। उसके बाद आप कार्बन फैमिली पढ़ोगे, बोरान फैमिली पढ़ोगे, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे। अब आप देखोगे कि किसकी वैलेंसी कितनी है। ऐसे एल्कली की कितनी वैलेंसी है? 1। अब वैलेंसी आप कैसे जानोगे? 2, 8, 18 वाला। ठीक है, इसको ज़्यादा हमको ब्रीफ में नहीं जाना। इसकी वैलेंसी 1 है। एल्कलाइन मेटल की 2 है। ट्रांजिशन की वेरिएबल है 1 से 6 तक, कहीं पर भी हो सकती है 7 तक। ठीक। पोस्ट ट्रांजिशन की आपकी कितनी है? ठीक। हैलोजन की कितनी है? हैलोजन की 1 है। नोबल गैसेस कितनी है? 0 है। तो अब इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो यानी कि रिएक्शन किस में होंगे? इन दोनों के बीच में होंगे। उसके बाद फिर आप आगे क्या पढ़ोगे? उसके बाद जब आपको वैलेंसी पता लग जाएगी तो आप फिर बॉन्ड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बॉन्ड पढ़ोगे। बॉन्ड का मतलब है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनने की स्टेज। और जब मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैटर। क्या मिल जाएगा? मैटर। बॉन्ड पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि एक बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, फिर एक पढ़ोगे आपको मिलेगा आयोनिक बॉन्ड। क्या मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड। फिर मिलेगा आपको मतलब कुछ और सारे शेयरिंग बॉन्ड होते हैं। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ोगे तो आपको डीएनए समझ में आएगा, आरएनए समझ में आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मतलब एक साइंस है। इस साइंस से आपको लाइफ साइंस भी मिल जाएगी। ठीक, कि कैसे मैटर ने जो है लाइफ बना दी, कैसे मैटर ने मोशन बना दिया, कैसे मैटर ने एनर्जी बना दी, कैसे फोर्स बना दी। फोर्स और एनर्जी मिल गई तो क्या हो गया? फोर्स और एनर्जी मिल गई तो क्या बन गया? वर्क बन गया। वर्क से फिर आप क्या पढ़ोगे कि वर्क जब होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? आपका मोशन बनेगा। फिर आप मोशन को 1D, 2D, 3D में पढ़ोगे। आपके प्लैनेट हैं तो प्लैनेट भी क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। गैलेक्सीज़ क्या कर रही है? मोशन कर रही है। एटम क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। क्वार्क क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। मतलब इस दुनिया में सारी की सारी चीज़ें क्या है? मोशन है। और मोशन है तो क्या है? एनर्जी है। बिना एनर्जी के मोशन नहीं होगा, बिना एनर्जी के क्या होगा? मोशन नहीं होगा। और बिना मोशन के फोर्स नहीं पैदा होगी, फोर्स नहीं पैदा होगी तो वर्क नहीं पैदा होगा, वर्क नहीं पैदा होगा। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, फोटोन की अलग एनर्जी, यूवी की अलग एनर्जी। सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? साइंस है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ साइंस में चल रही हैं, कुछ चीज़ें हमारी केमिस्ट्री में चल रही हैं, कुछ चीज़ें हमारी फिजिक्स में चल रही हैं। ठीक है, तो मेरा इस टॉपिक को लेने का मतलब यही था कि आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए, है ना। ठीक है, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, आप पढ़िए कि क्या होता है, क्या नाम है कि बिग बैंग क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें निकली। अपने मन के प्रश्न को आप मतलब एक दिशा दीजिए, और दिशा देंगे तो आपको धीरे धीरे आपको राह मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर डाउन।